जाहिर बात है कि इससे पहले एक तरफ जहां पर अपना घोषणा पत्र जारी किया गया था, घोषणा पत्र में तमाम वायदे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने की बात की जा रही है। कुछ ऐसे वायदे रहे जिनको लेकर विवाद भी पैदा हुआ, सवाल पूछे गए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पीडीपी अकेले और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। कैसी तैयारी है, किस तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस कश्मीर का हम करेंगे आज पहले चरण के वोटिंग को लेकर। अरविंद सिंह बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सौरभ दुबे भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अरविंद सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज फर्स्ट फेज की वोटिंग से बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं उस तमाम पर्सपेक्टिव के बीच कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 370 के इर्द गिर्द रहना चाहती है, लेकिन जमीनी मुद्दों से अछूती है, उनकी बात करती नहीं, ये आपके ऊपर आरोप है। अरविंद जी, देखिए, बीजेपी को ही नहीं पूरे देश को इस चुनाव से उम्मीदें हैं। और पूर्णिमा जी, आप जरा देखिए, इस चुनाव को देखिए और 2-3 दशक पहले चले जाइए, उन चुनावों को देखिए। जितनी बड़ी संख्या में लोग अपनी घरों से निकल रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत है भारत में, ये भारत के संविधान की जीत है। कश्मीर के अंदर अलगाववादियों का तो नारा होता था कि हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका कहना होता था कि हम भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि हम भारत के अंग नहीं है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनको चाटा मारा है और बिना डर के निर्भय होकर लाइन में लगकर बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं, ये हमारे लिए आशा की सबसे किरण है। देखिए, लोकतंत्र में और राजनीति में जीत हार होती रही है। हालांकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब हमारी सरकारें नहीं थी तब भी हम हमेशा देश हित में और राष्ट्र हित में खड़े रहते थे। आज आप बताइए, कांग्रेस के अभी हमारे मित्र यहाँ बैठे थे, वो कह रहे थे कि नेहरू जी का कहना था ये 370 एक दिन घिसते घिसते घिस जाएगा। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि जब घिस जाना था तो 370 लागू ही क्यों किया गया, क्या मजबूरी थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय उन्हीं शर्तों के तहत हुआ था जिसके तहत शेष राज्यों का विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने कोई ये शर्त तो लगाई नहीं थी 370 की, तो क्यों भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया गया? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पूछा कि एनसी के साथ समझौता है, एनसी आज वही भाषा बोल रही है जो पाकिस्तान बोलता है। उस पर राहुल गांधी जी का क्या कहना है? पूरे विश्व में और पूरे देश में संविधान लेकर घूमते हैं, क्या संविधान के सारे धाराओं को हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर में लागू रहना चाहिए या नहीं लागू रहना चाहिए? इस पे उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है आज का दृश्य देखकर मन गदगद है और ये भारत की लोकतंत्र की विजय है, ये भारत के विजय का प्रतीक है। ठीक है, प्रभात जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात कुमार झा, प्रवक्ता कांग्रेस के। प्रभात जी, आपने सवाल सुन ही लिया होगा अरविंद जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। स्वागत है सर। लेकिन 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। जो तस्वीरें पोलिंग बूथ्स की सामने देखने को मिल रही हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके की वोटिंग परसेंटेज हुई, जाहिर बात है कि वो गदगद करने के लिए एक मौका है तमाम पार्टीज के लिए कि वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका अलायंस बीजेपी को आप पर सवाल खड़े करने के बार बार मौके दे रहा है। हालांकि सर, टू मेंशन ये कहते हुए कि आपने कुछ हद तक उसको कम किया जब आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें 370 पर चुप्पी साध ली। प्रभात जी। सर, प्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में पूरी श्रद्धा दिखाते हुए, पूरे विश्वास के साथ आप अपना वोट कास्ट करें, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो। हाँ, ये चीज मुझे आज बहुत दिल को सुकून दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता लोकतंत्र की जीत और संविधान की बातें करने लगे। तो ये अल्फाज कर्णप्रिय हैं, नो डाउट, और ऐसे अल्फाज होने चाहिए देश के अंदर। सारी बातों का एक जवाब बड़ा सीधा सा मुझे समझ में आता है। जम्मू कश्मीर की आवाम प्रबुद्ध है और वो अपने वोट कास्ट के माध्यम से यह साबित कर देगी कि कौन सही है, कौन गलत है,
किसने कश्मीर को बर्बाद किया, किसने कश्मीर के आवाम के साथ नाइंसाफी करी, किसने, आज बताओ ना, सत्ता में कौन बैठा था? ये लोकतंत्र की जीत और संविधान की जीत की बात करने वाले से पूछिए आप, सत्ता में कौन बैठा था? क्यों नहीं चुनाव करवा पा रहे थे? लोकसभा चुनाव में यह भी कह रहे थे वोट कास्ट हुआ। अरे प्रभु, आपकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर में जाकर के अपने प्रत्याशी को आप उतार पाते। ये तो हालत आपकी है और आप बात कर रहे हो लोकतंत्र की मजबूती की। पहले लोकतंत्र में विश्वास रखना सीखिए, लोकतंत्र में आस्था रखना सीखिए, फिर लोकतंत्र संविधान की बात कीजिए। संविधान से तो आपका खैर दूर दूर तक नाता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रभात जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उसको सर आप डॉज कर गए। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि 370 के बाद पहला चुनाव, 370 आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस और आपके अपने मैनिफेस्टो में 370 से दूरी। मेरा सवाल उसके सेंट्रिक था। हालांकि मैं आती हूं फिर आपके पास। अरविंद जी, आप जल्दी से जवाब देना चाहेंगे, कुछ तो दीजिए, फिर उसके बाद संजीव कौशिक जी और सौरभ जी के पास जाओगे। अरविंद जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, कंफर्म कीजिएगा। नहीं, मैंने स्पष्ट जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर की नहीं, आवाम आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया सर। स्पष्ट जवाब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस इस बार सवालों के घेरे में है, बताइए इस पर आपने क्या जवाब दिया? क्यों सवालों के घेरे में है भाई? इनके वाजपेयी जी के सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं थे क्या? मैंने आपसे कहा कि आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस सवालों के घेरे में है। वो सवाल मुझे रिपीट करने की जरूरत थोड़ी है सर, बहुत सारे हैं ना, आपको तो पता है कि क्या सवाल किए गए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्या बात कर रही हो आप? नहीं, तो आपके हिसाब से नहीं है ना सवाल। आपके बीजेपी ने जो आपसे सवाल किया वो खारिज है ना आपकी तरफ से। ठीक है, अगर खारिज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर रहे थे, सौरभ जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर रहे थे और ये तमाम सवाल खारिज हैं, तो 370 तो उनके मेन एजेंडे में शामिल है। इन्होंने तो 370 पे अपने मैनिफेस्टो में चुप्पी साध ली, तो क्या करेंगे अगर मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी तो? देखिए, प्रभात जी जो कह रहे हैं, प्रभात जी की बातों में ही जो है ना वो बहुत कंफ्यूजन है, विरोधाभास है। प्रभात जी कह रहे हैं कि आप लोग संविधान में विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, अन्य को, तो अगर आप 370 लाने की बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं? संविधान के अंदर आप ही लोग तो तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं। फिर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भैया ये 370 हटना जो है वो कश्मीर के लिए, कश्मीरी वासियों के लिए सही है, तो फिर आप वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहेंगे और ये संविधान के अंतर्गत आता है। कमाल है यार प्रभात जी, कम से कम ऐसी बात तो करिए सुबह सुबह। जो कश्मीर में लोग चुनाव हो रहा है अपना, कम से कम अगर आपके कुछ वोटर होंगे तो वो आपको जाकर के वोट तो करें। मुझे लगता है आपके इन सब बयानों की वजह से, देखिए 370 को कैसे देखना चाहिए। 370 जो है वो आतंकवादियों के लिए और वंशवादियों के लिए हमेशा से सुरक्षा कवच बना हुआ था, और पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद था, जो वहां का जो अलगाववाद था, वो कश्मीरी और कश्मीरियों के लिए उनके विकास में हमेशा रुकावट बन के खड़ा रहा। 370 जब हटा उसके बाद जो है लगातार आप ये देखिए स्कूल में, कॉलेजों में, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 1500 करोड़ रुपए दिए गए वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल बिल्डिंग बनाने के लिए। देखिए, चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कश्मीर में सुरक्षा का माहौल खड़ा करना, कश्मीर में जो है विकास की धारा को बहाना। चुनाव में सिर्फ लोकतंत्र की परिभाषा चुनाव ही नहीं है, और लोकतंत्र की परिभाषा यह भी है कि आपके यहाँ कोई भी राज्य, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य जो है वो विकास की धारा से अछूता न रहे, वो सुरक्षा की दृष्टि से जो है अछूता न रहे। और आज कश्मीरियों को, कश्मीर को अगर राहुल गांधी जी आइसक्रीम खा रहे हैं, लाल चौक पे जाके घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बर्फ की वादियों में खेल रहे हैं, लोग खुली जीपों में घूम रहे हैं, यही तो सुरक्षा का माहौल है मेरे भाई। कल को आप भी अपने परिवार के साथ जाएंगे, कम से कम बिना भय के कश्मीर का आनंद तो लेंगे। इसीलिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वहां पर टूरिस्ट का बढ़ावा हुआ है। तो ये बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो देश विरोधी एजेंडा है, और वो देशद्रोही काम करेंगे अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं देखिए, मैं बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है उन वादों के साथ वो खड़ी है या नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी 370 पर अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन ये 370 लाने का जो आप लोग बात कर रहे हैं, ये देश विरोधी बयान है, संविधान विरोधी बयान है। कश्मीर और कश्मीरियों के साथ सबसे बड़ी बात यह है, सौरभ जी सबसे बड़ी बात यह, प्रभात जी आती हूं, मैं कह रही हूं कि आप तमाम पार्टी बात कर लीजिएगा। प्रभात जी, आप सब पार्टीज 370 वापस लाएंगे, कर लीजिए, आप नहीं कर रहे, आपकी साथी पार्टी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद बार बार हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि झुंझुना क्यों पकड़ा रहे हैं वहां की जनता को। भाई
370 लाने के लिए आप अधिकृत ही नहीं वापस, आप 370 ला पाने के लिए अधिकृत ही नहीं वहां पर, क्योंकि वो केंद्र का प्रेरोगेटिव है और इसीलिए वहां की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। प्रवक्ता ने बोला है, जवाब तो दे दीजिए। हमारे सौरभ जी ने कहा कि 370 आतंकवादियों के लिए कवच बन के था, तो इसका मतलब सौरभ जी कहीं न कहीं से एलिगेशन लगा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पे, ये लगा रहे हैं मोरारजी देसाई की सरकार पे, क्योंकि उन सरकारों में भी 370 नहीं हटाया गया। मोदी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था 370 हटाने का। जब अटल जी की सरकार थी तब भी घोषणा पत्र था। अटल जी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं थी, बिना तर्कों और तथ्यों के साथ 370 प्रभात जी 370 भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में रहा है। 370 एक लॉन्ग पेंडिंग, 370 एक ऐसा लॉन्ग पेंडिंग मुद्दा था जिसको बीजेपी अपने घोषणा पत्र में बार बार शामिल करती रही है, बार बार शामिल करती रही है। बहुत पुराना आतंकवादी बिल बिला रहा है, बिल्कुल बहुत पुराना, बहुत पुराना। ठीक है, अरविंद जी से जवाब, ठीक है। एक बार कौशिक जी को ले आती हूँ जरा, एक बार कौशिक जी को लाने दीजिए, प्रभात जी उसके बाद मैं आती हूँ। आतंकवादियों को मारी है, दर्द इनको हो रहा है, बताइए। ठीक है, एक बार कौशिक जी आपको जरा मैं ले आती हूँ, क्योंकि आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मुस्कुराने की वजह क्या है? मुस्कुराने की वजह ये नॉन क्लैरिटी है जो एक पार्टी में नजर आती है। मुस्कुराने की वजह एक पार्टी में उस बात को लेकर क्लैरिटी है, ये जानते हुए कि हम कश्मीर में उस तरीके का दबदबा नहीं रखते हैं। पूर्णिमा, पहली बात तो ये कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसके नीतियों को आत्मसात कर लिया है और उसकी नीतियाँ और हमारी नीतियाँ दोनों बराबर हैं। आप सत्ता के लिए कई बार इस तरह के दलों से भी समझौता करते हैं जिससे आप बिल्कुल विपरीत ध्रुव पे बैठे हुए, फॉर एग्जांपल पीडीपी, बीजेपी और पीडीपी। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं। दूसरी बात, हम लोग 370 पे हम लोग आपका क्या ये स्पष्ट करना चाहिए। गुरुजी उसी पे आ रहे हैं, आप क्या चिंता कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक ऐसी पार्टी जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है वो कहती है कि हम आएंगे सत्ता में तो 370 हटा देंगे, ला देंगे, फिर दोबारा वापस लाएंगे। अब ये तय कौन करेगा? ये वहाँ की जनता तय करने वाली है कि क्या 370 हटने के बाद में वो बेहतर माहौल वहाँ पे पा रही है या 370 रहने के पहले बेहतर माहौल उसको मिलता था। वहाँ के लोग किस वातावरण में रहना चाह रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी ना। हम यहाँ बैठ के नहीं तय कर सकते हैं। यदि वहाँ की जनता को ये बात लगे कि नहीं, यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र है वो गलत है, नहीं आना चाहिए, दोबारा नहीं लागू होना चाहिए, और यदि वो सोचते हैं कि नहीं हमारे हकों पे एक तरह से हकमारी की गई, हमारे लोगों को नजरबंद कर दिया गया, तो अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं आप, बात कर रहे हैं। अरे वहाँ की जनता तय करेगी, आप तय करेंगे, भाषा बोल रहे हैं, ये कौन तय करेगा? वहाँ की कोई भी आप वोटिंग का अधिकार भी देते हैं और जबरदस्ती आप मोहर भी लगवाते हैं। संजीव जी, फिर उसके बाद मैं अरविंद जी का जवाब ले लेती हूँ। ये वैसी वाली बात हो गई कि कहीं पर बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और आपने किसी को कह दिया कि देखो यही सबसे बेहतर रास्ता है, चलना है इसी पर चलो, क्योंकि यही सबसे अच्छा रास्ता है, ये बता दिया गया डे वन से। तो उसको क्या लगता है कि नहीं यही सबसे बेस्ट है, मेरे को इसी पर चलना चाहिए। मैं उसी गुमराह करने की बात कर रही हूं जिसको लेकर क्लैरिटी ना कभी किसी ने देने की कोशिश की, ना आज कर रहा है, पता नहीं आगे खैर उसको लेकर क्या होगा। अरविंद जी, एक जवाब आपसे काउंटर लेती हूँ सर, फिर ब्रेक के लिए जाऊंगी। जी देखिए, संजीव कौशिक जी का कहना सही है कि किसी दल के साथ जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे चीजों को आप अडॉप्ट कर लेते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को आप क्लैरिटी दें। यदि कांग्रेस एनसी के साथ गई है तो राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि एनसी के जो भारत विरोधी मुद्दे हैं उनके साथ हम नहीं हैं, और यदि ये नहीं कहते हैं राहुल गांधी तो माना जाएगा कि एनसी ने जो आईएसआई का घोषणा पत्र कॉपी किया है उसके साथ राहुल गांधी भी खड़े हैं। और जब मैं बात ये कर रहा हूं तो केवल उसके आधार पर नहीं कर रहा हूं, एक फोटो दिखाता हूं, देखिए ये कौन है, आप पहचान लीजिए इसको। आईएसआई का घोषित एजेंट है, बांग्लादेशी है, इसका नाम है मिसफिगुन फजल अंसारी। तो ऐसे देश विरोधी तत्वों के साथ आज कांग्रेस खड़ी है। एक स्थिति आती है जब सत्ता नहीं मिलती है तो आप देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं मिल रही है तो कैसे भी मिले। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, दशकों तक रही है, लेकिन राष्ट्रीय हित के इश्यूज पर हम कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहे हैं। इसी कश्मीर और पाकिस्तान के इश्यूज पर अटल बिहारी वाजपेयी भारत में कांग्रेस सरकार का प्रतिनिधित्व करने, भारत का प्रतिनिधित्व करने विदेश गए थे। ये राहुल गांधी को सीखना चाहिए। बीजेपी का विरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के विरोधी हो जाइए।
भारत के विरोध में खड़े होइए और आईएसआई के तत्वों से, उनके दलालों से, उनके एजेंटों से आप हाथ मिलाइए। ये ठीक नहीं है। देश हित फर्स्ट है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन आप भारत विरोधी रुख अपनाएंगे। और एक चीज और, हमारे मित्र प्रभात जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 370 क्यों नहीं हटाया। तो सबको पता है हमें पूर्ण बहुमत नहीं था, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रहे थे, लेकिन हमने कहा था कि जिस दिन हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा 370 हटा देंगे, और जब हमें पूर्ण बहुमत मिला तो हमने 370 को उठा के फेंक दिया। नेहरू की तरह से केवल हमारा वादा नहीं था घिस जाएगा, हमने घिस को दिखा दिया देश को।